हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। यूनिट 10 का टॉपिक नंबर 4 है आज, जिसका नाम है ऑर्गेनिक फूड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फूड। समझो मेरी बात। हम डेली आए दिन सुनते होंगे आप लोग कि ऑर्गेनिक खाना खाओ, केमिकल से बचो, जीएम फूड से खतरा है, इनसे भी बचो। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर ये सब होते क्या है? कौन सा खाना हमारा सच में हेल्थ के लिए अच्छा होता है और कौन हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर होता है? आज के इस लेक्चर में हम हर कन्फ्यूजन दूर करेंगे। ऑर्गेनिक फूड की नेचुरल प्योरिटी से लेकर जीएम फूड की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी तक, भारत के सर्टिफिकेशन सिस्टम से लेकर के इंटरनेशनल रूल्स एंड लॉज तक सारी चीज़ें समझेंगे। और ये लेक्चर जब ख़त्म होगा तब आपके अंदर इतनी समझ विकसित हो जाएगी कि आप ऑर्गेनिक फूड इतने खास क्यों हैं ये भी समझ जाओगे, जीएम फूड कैसे बनाए जाते हैं ये भी समझ जाओगे, और इनकी सेफ्टी को कंट्रोल कौन करता है और इन दोनों में बैलेंस कैसे बनाना होता है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम से फिट बैठ जाएंगी। और इस टॉपिक से एफएसओ के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप ऐसे लगा दोगे एकदम खटाक से। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं मेरे भाई। ऑर्गेनिक फूड और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ये क्या होते हैं? सबसे पहला हमारा टॉपिक है दोस्त कि ऑर्गेनिक फूड कॉन्सेप्ट एंड इसकी मीनिंग क्या है। समझो इसे। अगेन, जैसा मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि अगर मुझे लाइन टू लाइन चीज़ें पढ़नी होती तो मैं आपके लिए लेक्चर्स नहीं बनाता, मैं सिर्फ नोट्स बना बना के आपको मैं देता जाता। ठीक है, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ उन चीज़ों को ध्यान से सुनो। आपको एक तो ये ईजी हो जाएंगी और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि इन नोट्स के भीतर भी कितनी ही चीज़ें बस हमारे काम की हैं वो आपको क्लियर कट समझ आ जाएंगी। ठीक है, चलो तो समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक जो फूड होते हैं ये वो पदार्थ होते हैं जिनका उत्पादन करने में, जिनका प्रोड्यूस करने में, प्रोसेस करने में, हैंडल करने में किसी भी प्रकार का कोई सिंथेटिक केमिकल हम यूज़ नहीं करते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते, पेस्टिसाइड जो कीटनाशक होते हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं करते। इनको हम और इनके जो जीन का परिवर्तन, इनका जो डीएनए होता है, इनकी जीन होती है, उसमें भी हम कोई परिवर्तन इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम बिल्कुल नेचुरली ग्रो कराते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। इनको केवल प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करके हम इनको उगाते हैं। जैसे गोबर की जैविक खाद होती है, जैविक कीटनाशक होते हैं, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। इसको छोड़ो, सिंपल एक लाइन लिख रहा हूँ उसको समझ लो। ऑर्गेनिक इज इक्वल टू नेचुरली ग्रोन केमिकल फ्री फूड। ठीक है, ये एक लाइन में आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ लिखा हुआ है की प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती के मूल सिद्धांत क्या क्या होते हैं? सबसे पहला है मेरे दोस्त, यहाँ लिखा हुआ है हेल्थ। अब हेल्थ समझो, मेंटेन द हेल्थ ऑफ सॉइल, प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अब देखो इसमें किस किस की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है ये। मेंटेन द हेल्थ ऑफ सॉइल, मिट्टी की, पौधों की, एनिमल्स की और हम ह्यूमंस की, सब की जो सेफ्टी है, हेल्थ है, उसको अच्छा बनाए रखना। इसका मेन कंपोनेंट है किसका? ऑर्गेनिक फार्मिंग का। सेकंड नंबर है इकोलॉजी। इकोलॉजी में कैसे? जो फार्मिंग है, फार्मिंग शुड फॉलो नेचुरल साइकिल। समझ में आ रहा है? यानी खेती का जो पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक चक्र है उसी के आधार पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी जितनी भी जो इकोलॉजी है उसको बर्बाद कर दे। थर्ड नंबर पे आपको फेयरनेस दिखाई देगा। फेयरनेस, बी फेयर टू पीपल एंड एनवायरनमेंट। अगेन वही वाली बात है, पर्यावरण और लोगों के साथ निष्पक्ष संबंध बनाए जाए। ऐसा नहीं कि हमें क्या मतलब है ज़मीन से, हमें तो केवल क्या करना है, हमें एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है। समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें? इसके अलावा एक है हमारा केयर। केयर मतलब यूज रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, यानी कि संसाधनों का जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करना, उपयोग करना। ठीक है, चलो फिर से मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। हेल्दी, इकोलॉजी, फेयर एंड केयर इज इक्वल टू हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक। आपसे पूछ सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा कल्चर में है अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया में, तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, चलो इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा देखने को आपको मिलेगा ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन की प्रैक्टिसेस कैसे की जाती हैं, प्रक्रियाएं कैसे की जाती हैं, उसको हम यहाँ पे आसानी से समझेंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, ग्रीन मैन्योर। देखो क्या है यहाँ पे, कंपोस्ट, हरी खाद और गोबर, जो गाय का जो रहता है वह काऊ डंग है ना, गाय का गोबर और हरी खाद जो होती है, इन खादों का हमें प्रयोग करना है। सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, यानी कि कीट नियंत्रण के लिए। आपको पता है कि जैसे
देखो सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल यूजिंग प्रीडेटर्स एंड बायोपेस्टिसाइड्स। इसको ध्यान से समझो। आप जानते हो कि जब खेती होती है तो उसमें कई प्रकार के कीट पतंगे आ जाते हैं जो हमारी फसल को ख़राब कर देते हैं। उसके लिए हम केमिकल छिड़काव करते हैं, उससे हमारी जो फसल है वो कंटेमिनेट हो जाती है और फिर उससे हमको नुकसान होता है, हमारी मतलब बॉडी को हमें उससे नुकसान होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कीट नियंत्रण के लिए जीवाणु मित्र में से एक आपको मैं बताता हूँ, एक बीटल होता है जिसका नाम होता है लेडी बर्ड। इसका काम होता है कि वहाँ पे जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं उसको ये खाने बहुत पसंद होते हैं, तो ये खा जाता है, ख़त्म कर देता है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन आपको करते रहना चाहिए, ठीक है। मिट्टी की उर्वरता इससे हमारी अच्छी रहती है। फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और एंटीबायोटिक्स हैं, उनको हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये सबसे पहले हमारी शुरुआत है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, ये हमें करना है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के लिए फिर से मैं आपको वही हमेशा जैसे एक लाइन बोलता हूँ, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इक्वल टू नेचर के रूल्स प्लस फार्मर के एफर्ट। सिंपल है, इसको समझ के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, के एफर्ट, ठीक है, एक लाइन में ही आप समझ सकते हो। चलो फोर्थ नंबर पे आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक फूड सर्टिफिकेशन इन इंडिया। भारत में जैविक खाद्य के प्रमाणन कौन देता है, कैसे कैसे देता है। सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा दोस्त NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आप बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। इसके अलावा ये तो ठीक है, लेकिन ये जो सर्टिफिकेशन है किसको दिए जाते हैं, याद रखना जो एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ें रहती हैं उनको दिए जाते हैं, और वो भी कौन सी चीज़ें, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं और जिनको हमें एक्सपोर्ट करना है, ये उनके लिए होता है। देखो समझो, NPOP ये एक संस्था है मेरे दोस्त, ये सर्टिफिकेट देती है किसको, ये ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो हमको एक्सपोर्ट करने रहते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके अंडर ये काम करती है। चलो ठीक है, इतना सा समझ में आ गए होंगे। सर्टिफाइज फार्म्स ट्रेडर्स एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है, और किस किस को ये वो करती है, और याद रखना ये सर्टिफिकेट किस किस को देती है, ये भी याद रख लो, फार्मर्स को देगी, ठीक है, जो ट्रेडर्स होते हैं उनको देगी। इसके अलावा कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स रहती हैं, प्रोसेसिंग यूनिट समझ लो, खाद्य प्रसंस्करण जो संस्थान होता है उनको भी ये देगा, ठीक है। इसके अलावा इसका एक लोगो आपसे पूछ सकता है मेरे भाई, इंडिया ऑर्गेनिक, ठीक है, इसको याद रखना, ये आ सकता है, बिल्कुल 100% आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए इसके अलावा सेकंड है PGS इंडिया, इसको समझ लो, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। सबसे पहले पूछेगा कौन सी मिनिस्ट्री इसको रन करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये इसको रन करती है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा लोकल लो कॉस्ट सर्टिफिकेशन मेनली फॉर इंडियन मार्केट्स। अब आप एग्जांपल के लिए, मैंने आपको ऊपर बताया एक्सपोर्ट के लिए, विदेशों में जाना है सामान उनके लिए, लेकिन ऐसा सामान जो इंडिया में यहीं लोकल में हमको सेल करना है, उसके लिए जो सर्टिफिकेट देता है वो PGS देता है, ठीक है। चलो फार्मर्स के ग्रुप होते हैं वो, उनको भी मिल जाता है, ये याद रखना। इसका जो लोगो है उसको याद रखना, PGS इंडिया ऑर्गेनिक, ठीक है, इसको याद रखना, ये बिल्कुल हो जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है। देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमने ऊपर पढ़ा था NPOP, ये एक्सपोर्ट के लिए है, उनको सर्टिफिकेट देता है, और इंडिया ऑर्गेनिक ये इनका नारा है। इसके अलावा PGS जो है ये इंडिया के लोकल मार्केट के लिए है, उनको सर्टिफिकेट देता है कि हाँ भाई ऑर्गेनिक जो तुमने प्रोडक्ट बेच रहे हो, देखो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कैसे होते हैं, महंगे भी मिलते हैं, क्यों मेरे भाई, कि देखो उनमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला गया है, तो फर्टिलाइज़र न डालने की वजह से जो उनमें प्रोडक्शन होना चाहिए, मान के चलो देखो 2 लैंड में आपको यहाँ बना रहा हूँ, एक A एक B, ठीक है, ये A किसान है, A B किसान है, ठीक है। ये B जो है ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, ये ऑर्गेनिक खेती नहीं कर रहा है, ये क्या करता है, भर भर के इसमें फर्टिलाइजर्स डालता है, ठीक है, तो इसकी वजह से इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जैसे ही कीट वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं, कीट जब भी कोई इस पर अटैक करते हैं तो ये पेस्टिसाइड डाल के उनको ख़त्म कर देता है, तो इससे भी इसका नुकसान कम होता है। इसमें मान के चलते हैं इसके 100 kg अनाज इसका बनता है, इसमें अनाज या फिर सब्जी फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 100 kg हमने इसको मान लिया। वहीं ऐसा व्यक्ति जो ऑर्गेनिक कर रहा है वो इसमें क्या करेगा, एक तो उसके फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेगा वो, तो ऐसे ही इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा इसमें पेस्टिसाइड वगैरह इसमें डालेगा नहीं, तो पेस्ट है उनका भी कुछ ना कुछ इसमें नुकसान होगा, पहली चीज़, ठीक है। इसके अलावा इसमें यार मान के चलते हैं 100 kg अगर हुआ है तो यहाँ पर होगा 40 kg, ठीक है, हाँ।
लेकिन यहाँ पे याद रखना फर्टिलाइजर्स डालने से फर्टिलाइजर का खर्चा भी इसका बढ़ा है एक किसान का, लेकिन इन्होंने फर्टिलाइजर नहीं डाला है तो उसका इसका खर्चा कम बढ़ा है। तो ये भी एक तो अंतर को इसके को कम करता है। दूसरी चीज़ जो ऑर्गेनिक चीज़ें रहती हैं, मान के चलिए ये जो 100 kg इसमें जो प्रोडक्शन हुआ है, इसमें 40 kg प्रोडक्शन हुआ है, इनको मान लेते हैं हम टमाटर हैं ये, ठीक है। तो ये वाले जो टमाटर हैं मान के चलते हैं 20 रुपीज़ पर kg मार्केट में अगर मिल रहे हैं, तो ऑर्गेनिक वाले हैं ये मिलेंगे 50 रुपीज़ पर kg, ठीक है। तो अब जब ये आएंगे मार्केट में तो भाई लोगों को कैसे भरोसा होगा कि ऑर्गेनिक हैं कि नहीं, क्या पता यही वाले बेच के चला जाए, है ना, हमें तो समझ नहीं आएगा। तो ये पीजीएस है, ये इसके लिए सर्टिफिकेट देता है उन लोगों को, ठीक है, और वो सर्टिफिकेट वहाँ पे अपने पास रखते हैं, फिर वहीं से सर्टिफाइड जगहों से हम जाके खरीदते हैं। अब ठीक है, अब तुम्हारी अलग बात है, तुम नहीं देखते होगे, तुम तो कहीं से भी ले आते हो तो अलग विषय है वो, चलो छोड़ो, कोई मजाक वाली बात है भाई, दिल पे मत ले लेना। सर्टिफिकेशन प्रोसेस स्टेप, अब ये कैसे मिलता है सर्टिफिकेशन, उसको थोड़ा सा समझ लो। सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिशन, ठीक है। अब मान के चलो मेरे भाई आप हो, आपने बोला कि भाई मैं नहीं दे रहा एफएसओ का एग्ज़ाम, ये तो मेरे को सर ने अभी बता दिया, ये जो ऑर्गेनिक वाली खेती है इसको करने में बड़ा फ़ायदा है यार, यही ले जाओ। अभी मैं क्या करूँगा, जहाँ मॉल है, मॉल में तो बड़े पैसे पैसे वाले लोग आते हैं, उनके सामने ही एक स्टोर लूँगा और उस स्टोर में ऑर्गेनिक फार्मिंग का अपना सर्टिफिकेट लगा के ऑर्गेनिक सब्जियाँ वहाँ पे मैं तो बेचूंगा, ठीक है। तो अब आपको चाहिए उसके लिए सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट के लिए होती है एक प्रोसेस, उसके होते हैं कई सारे स्टेप्स, उनको लाइन बाई लाइन समझते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म लेके जमा करने जाओगे, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे क्या होगा, आपके खेत का निरीक्षण, जहाँ पे आप ये खेती कर रहे हो उसका निरीक्षण करने के लिए अधिकारी वहाँ से आएंगे। उसके बाद फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरिफिकेशन वो करके दे देंगे, हाँ भाई सही रहा। इसके अलावा फिर है रेजिड्यू एनालाइज, यानी कि जो अपशेष हैं उनका एनालाइज होता है। इसके बाद सर्टिफिकेशन डिसीजन, ये थोड़ा सा चला जाता है, सोचते हैं कि देना है कि नहीं, उसके बाद फिर मिल जाता है और आपको लोगों की एक परमिशन भी मिल जाती है, आप एक लोगो भी लगा सकते हो। लोगो क्या, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का लोगो है ना दोस्त, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, वो आप अपने प्रोडक्ट पे, अपनी दुकान पे वहाँ पे लगा के बेच सकते हो, ठीक है। चलो इतनी सी सिंपल कहानी है। देखो एक लाइन में इन जो 6 चीज़ें हैं ना, ये जो 6 पॉइंट लिखे हैं ना, इनको देखो लाइन टू लाइन अप्लाई करना है दोस्त पहले, फिर इंस्पेक्शन होगा आपका, उसके बाद टेस्टिंग की जाएगी, टेस्टिंग के बाद आपका अप्रूव हो जाएगा और आपको लोगो दे दिया जाएगा कि जाओ ऑर्गेनिक फार्मिंग का लोगो लगा लो अपनी चीज़ों पे, ठीक है। चलो उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है FSSAI नेक्स्ट पॉइंट है FSSAI रेगुलेशंस ऑन ऑर्गेनिक फूड। ये क्या मतलब है इसका, समझो। देखो एक लॉ है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनिक फूड्स रेगुलेशन 2017, ये जो ऊपर सबसे पहली वाली लाइन में लिखा हुआ है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन 2017, ये एक एक्ट है, पहली चीज़ तो ये याद रख लो। इसके अलावा इसका पर्पज़ है टू एंश्योर ऑथेंटिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन इंडिया, ठीक है। इतनी सी चीज़ बस याद रखनी है, ऑथेंटिसिटी को चेक करते रहना, इसका मेन है। लेकिन इसके बाद इसके कुछ प्रोविजंस हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, इनको एक बार देख लो, यहाँ से एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑर्गेनिक फूड मस्ट बी सर्टिफाइड अंडर NPOP और PGS। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो NPOP से, और आप इंडियन मार्केट में सेल आउट करते हो तो PGS से प्रमाणित होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। सेकंड नंबर पे डिस्प्ले ऑफ जैविक भारत लोगो इज़ मैंडेटरी, ये आपकी दुकान पे, आपकी प्रोडक्ट्स पे ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। इसके बाद नो मिसलीडिंग क्लेम्स अलाउड, ऐसा नहीं है कि आप उस पर लिख दो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग खाओगे तो जिंदा रहोगे, 100 साल जियोगे, और इससे तो आपके बाल भी आ जाएंगे, आपकी आंखों की रोशनी भी तेज़ हो जाएगी, लिवर सही हो जाएगा और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, आपका BP भी कम हो जाएगा। ये ऐसी भ्रामक जानकारियाँ उस पर नहीं लिखनी है, मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं करने हैं, ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। एक है रिटेलर्स मस्ट कीप ट्रेसिबिलिटी रिकॉर्ड, विक्रेताओं को जो ट्रेसिबिलिटी रिकॉर्ड है वो रखना होगा। इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक फार्म यानी कहाँ पे है आपका, वो वहाँ से कहाँ से पैकिंग होके खाने की आ रही है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास रिकॉर्ड संबंधित होनी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। चलो इतनी सी बात याद रखेंगे। जैविक भारत का लोगो ऑर्गेनिक फूड का ID कार्ड है, एक तरीके से ऐसे मान के चल सकते हो आप, ठीक है। चलो बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड क्या क्या होते हैं, फूड यहाँ पे क्या क्या है, अभी जो बताए मैंने वो वाले तो इसके हैं नहीं ऑब्वियसली बेनिफिट्स, वो तो मिसलीड करने वाली चीज़ें। तो क्या क्या होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है भाई केमिकल फ्री है, तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। इको फ्रेंडली है, ठीक है, एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, इससे कोई हम नुकसान नहीं कर रहे, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो हम कर रहे हैं। रिच इन न्यूट्रिएंट्स, हायर न्यूट्रिशन लेवल इसका अच्छा है, ठीक है। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के लिए सॉइल फर्टिलिटी यानी कि मिट्टी की उर्वरता के लिए ये अच्छा होता है, ठीक है। इतना आप याद रखें। कहने का मतलब है जो ऑर्गेनिक फूड है ये हमारी बॉडी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, और जो सॉइल है
इन तीनों के लिए ही वरदान समझ के इसको चलो आप, ठीक है। तीनों को ये फ़ायदा पहुंचाता है, नुकसान किसी को भी नहीं पहुंचाता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसको थोड़ा सा समझ लो। सबसे पहला लो प्रोडक्टिविटी। मैंने क्या बताया कि हम इसमें खाद नहीं डालेंगे, जो उर्वरक नहीं डालेंगे, फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, केमिकल्स नहीं डालेंगे, तो इसकी जो उर्वरता है, जो प्रोडक्टिविटी है वो इसकी कम हो जाती है, ठीक है। सेकंड चीज़ मैंने बताया कि हाई रहते हैं प्राइस में, तो लोग इसको थोड़ा सा कम खरीदते हैं। इसीलिए अगर आपको कहीं ये बेचना है तो ऐसी जगहों पे बेचना जहाँ पे लोग खरीदने वाले आते हैं, ठीक है। सब्जी मंडी में ले जाके नहीं बेचना है इसको। शॉर्ट सेल्फ लाइफ, देखो भाई जल्दी ख़राब हो जाते हैं ये, शॉर्ट लाइफ होती है इनकी, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद सर्टिफिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो भैया इंडिया में होता ही होता है। कोई भी सर्टिफिकेट लेने जाओ तो वहाँ वो सब कुछ होने के बाद भी आपको अटकाए रहेगा। जब तक 10-20-50 हज़ार रुपये, 1 लाख 2 लाख रुपये उसको नहीं दे दोगे, तब तक कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाला है। और बिना सर्टिफिकेट के अगर आप बेचने लग गए हैं तो आगे सीधा जुर्माना लगा देगा। इसके बाद है मार्केट अवेयरनेस लो। इसका मतलब क्या है, अब आप अपने आसपास लोगों को देखिए, कौन इतने लोग आपको दिखते होंगे जागरूक, अवेयर, जो कहें कि यार मेरे को लेना तो है, मेरे पास पैसे भी हैं और मुझे लेना भी चाहता हूँ, मुझे पता भी है, लेकिन मुझे ऑर्गेनिक जो फूड है वो कहीं मिलते ही नहीं है। लोगों के पास जागरूकता नहीं है, और जिनके पास है उनके पास इच्छा शक्ति की कमी होती है, ठीक है। ठीक है, तो इतना आप देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हमने समझ लिया पूरा, और मुझे लगता है इससे यहाँ से चीज़ें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी और कुछ भी यहाँ पे आपके लिए परेशानी वाली चीज़ नहीं होगी। अब हमारा सेकंड एक और पॉइंट है जिसमें बोलते हैं जीएम फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। सबसे पहले जीएम फूड इज इक्वल टू मेरे भाई डीएनए में चेंज कर देना। मीनिंग ऑफ जीएम फूड क्या है, सबसे पहले यहाँ पे समझो, जीएम फूड इज इक्वल टू डीएनए चेंज्ड, ठीक है। कैसे? यूज करके जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक फूड वो होता है जहाँ उसके डीएनए को चेंज कर देते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। अब मैं बताऊंगा क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा मिलता है, क्या नुकसान है, सब कुछ एक पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, टेंशन मत लेना। सेकंड पॉइंट आप देखते हो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीन परिवर्तनों के उद्देश्य क्या हैं, क्यों भैया ऐसा किया जा रहा है। सबसे पहले लिखा है टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, मतलब क्या है, सिंपल कहानी है, उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड नंबर, एनहेंस रेसिस्टेंस टू पेस्ट डिसीज, सिंपल है, कीट प्रतिरोधक क्षमता, कीट पतंगे खाते नहीं है, भग जाते हैं इनके पास से, ठीक है। थर्ड है टू इम्प्रूव न्यूट्रिशंस, पोषण इनमें अच्छा खासा मिलता है। थर्ड है इनकी सेल्फ लाइफ अच्छी होती है, मैंने अभी क्या बताया, ऑर्गेनिक फूड की सेल्फ लाइफ कम होती है, इनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन पेस्टिसाइड्स, ये क्या है, कीटनाशक जो हैं उन पर निर्भरता को घटाना। कीटनाशकों की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल खाने में जाता है, वो फिर हमारे बॉडी में आता है और फिर हमारी बॉडी में बहुत सारे म्यूटेशंस हो जाते हैं, लिवर हमारा किडनी सब डैमेज हो जाते हैं और कैंसर होने तक के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से कीटनाशक क्या होगा, कम इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रेसिस्टेंस करते हैं ये जो भी पेस्ट डिसीज़ होती हैं उनसे। चलो अब आपको मैं यहाँ पे पहले बताता हूँ कॉमन कुछ एग्जाम्पल, जिससे आप समझ जाओ कि आपने कभी इनके बारे में सुना है, पढ़ा है, खाया है कि नहीं, ठीक है। चलो जीएम क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बीटी कॉटन, एक बार एमपी ने, पीएससी ने प्रीलिम्स में ये पूछ लिया था बीटी कॉटन का, ठीक है। चलो यहाँ पे आप देखो क्या होता है, पे लिखा है कीट प्रतिरोधक कपास, इसमें कीड़ा नहीं लगता दोस्त, कीट आते हैं इसको खाते नहीं है, नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, तो सेफ रहता है। क्या मॉडिफाइड किया गया है, पढ़ लीजिए ये, ठीक है। क्या किया जाता है इसमें, ये जो इंसेक्ट रेसिस्टेंस जीन है ना, उनको बदल दिया जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपको गोल्डन राइस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनमें बीटा कैरोटीन अच्छी मात्रा में होता है, ये वाली चीज़, ठीक है। विटामिन ए युक्त ये चावल हैं, ये याद रखेंगे। बीटी ब्रिंजल है ना, ये आप याद रखेंगे। बीटी ब्रिंजल, इसमें क्या अच्छी इसकी चीज़ है, आपने देखा होगा बैंगन में कई बार कीड़े छेद कर देते हैं और आप बिना देखे उनको उठा लाते फिर घर पे पिटते हो, तो वही वाली जो चीज़ें हैं ना, इन वाले बैंगनों में वो छेद ही नहीं कर पाते हैं, मतलब इतने हार्ड नहीं रहते, ये ऐसे होते हैं कि वो इसको काटते नहीं है, खाते नहीं है इसको, सिंपल सी कहानी है। इसके बाद आपको एक और देखने को मिलेगा जीएम मेज और सोयाबीन, मेज मतलब मक्का, और ये सोयाबीन, इसमें क्या है, हर्बिसाइड टॉलरेंस होते हैं ये सारे के सारे, यानी कि खरपतवार जो सहनशीलता इनकी सबसे ज़्यादा होती है, ये इसमें नहीं लगता है, ठीक है। सिंपल कहानी है, मैंने क्या बताया अभी तक,
जेनेटिक फूड वो होते हैं, ये एक और एडवांस टेक्नोलॉजी है किसकी, हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके बाद की। इसमें हम इंजीनियरिंग करते हैं, उनके डीएनए में, उनकी जीन में बदलाव करते हैं और उनको मॉडिफाइड कर देते हैं। ठीक है, सोचो अगर यही सारी की सारी चीज़ें अपने अंदर भी होने लग जाएं, जैसे एग्जांपल के लिए किसी को कैंसर हो रहा है या किसी को कोई चीज़ मान के चलते हैं कि आँख में कोई खराबी आ गई, तो उसी उसी हम निकाल के रिप्लेस कर दें तो कितना सही हो जाएगा, फिर हमें वो होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना ये सारी चीज़ें। तो चलो यहाँ पे सेकंड हमारा फोर्थ पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ जीएम फूड इन इंडिया। क्या भारत में ये कैसे नियमन होता है उसको समझो। सबसे पहले तो आप याद रखना, इसके लिए एक लॉ पूछा जा सकता है कि जीएम फूड यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है ये कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके थ्रू ये काम करता है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसके थ्रू काम करता है। ये सवाल आ गया ना तो बहुतों पर नहीं आ पाएगा ये, ठीक है, क्योंकि वो सोचेंगे नहीं कि इसके थ्रू ये काम करता होगा, तो यही करता है। मेन बॉडी इसकी याद रखना GEAC। GEAC का मतलब है मेरे भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, ये होती है जो इसके थ्रू काम करती है। किस मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करती है, तो आप याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके अंडर ये काम करती है। चलो इतना आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क समरी यहाँ पे लिखी हुई है। अथॉरिटी GEAC जो अभी अभी हमने देखा था, ये फंक्शन करती है अप्रूवल फॉर फील्ड ट्रायल्स एंड कमर्शलाइजेशन। फील्ड ट्रायल करवाती है कि चलो भैया हमने बना तो लिया है, अब इसको खेतों में उगा के देखते हैं क्या क्या व्यवस्था है। इसके बाद इसको करने की अनुमति वगैरह दिलवाना, ये सारे काम इसके होते हैं। DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये रिसर्च करती है इन चीज़ों के ऊपर, किस में क्या बनाना है, किस में क्या कमी आ रही है और क्या DNA में चेंज करके कैसे क्या हमें करना है। ठीक है, अनुसंधान करती है। ICAR, क्या है ICAR बताओ, कोई बता सकता है? चलो अब यही तुम्हारे लिए काम है कि ICAR ये कब बना और इसका फुल फॉर्म क्या है। थोड़े हाथ चला लो, बुद्धि चला लो और बताना कमेंट में, ठीक है। समझता हूँ, नहीं आया तो फिर मैं बता दूंगा। इसके बाद याद रखना कृषि प्रदर्शन परीक्षण, ये सारी चीज़ें करना। FSSAI तो भैया मेन है इसमें, ये अप्रूव करता है GM फूड्स के कंजम्पशन को। ठीक है, चलिए एक लाइन फिर से बता रहा हूँ चलिए ठीक है। चलिए आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं यहाँ पे, चलिए ये पूछा भी जा सकता है आपसे, GM यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का गेट कीपर किसको कहा जाता है? गेट कीपर कौन है या किसे कहा जाता है? ठीक है, अगर पता है तो इसको भी सेक्शन में लिखना, कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करके बताना, और अगर नहीं पता है तो इसका आंसर ले लो। ये आ सकता है GEAC। क्या है GEAC बताओ? अभी तो बताया था ऊपर। चलो पता नहीं कितना याद रहता तुम लोगों को। चलो फिफ्थ पॉइंट है हमारा रिस्क एंड कंसर्न, जोखिम और चिंताएं। क्या क्या इससे परेशानी है? देखो भाई, एलर्जी हो जाती है बहुत लोगों को, टॉक्सिसिटी हो जाती है, पहली चीज़। दूसरा है जीन फ्लो टू वाइल्ड स्पीसीज। ठीक है, इनका जो जीन है ना, कई बार जो वाइल्ड स्पीसीज रहती हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाता है, उससे भी नुकसान होता है। इसके अलावा रिलीजियस और एथिकल कुछ इशू लोगों के लिए आ जाते हैं। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी का इससे लॉस होता है। सिंपल सी कहानी है। देखो साइंस पावरफुल तो है पर नेचर के रूल्स को तोड़ता है, इसलिए ख़तरनाक भी हो सकता है। ठीक है, चलो ये तो के रूल्स को तोड़ देता है इसलिए ख़तरनाक भी होता है। चलिए इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं, फ़ायदे इसके क्या क्या हैं ये देख लो। ये 2 बार लिख दिया गया। हाई प्रोडक्टिविटी इसकी रहती है, पेस्ट रेसिस्टेंस होता है ना, बेटर न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। इसके अलावा ये लेस पेस्टिसाइड इसमें यूज़ किए जाते हैं, और ड्रॉट टॉलरेंस होता है, यानी कि सूखा भी अगर पड़ रहा है ना तो इसको पानी की बहुत आवश्यकता नहीं, इस तरह से इसको बनाया जाता है। जैसे 2 बार लिख दिए सर ये एडवांटेज। चलो जो भी हो छोड़ो, दिमाग पर नहीं देना इतना। आगे बढ़ते हैं 7th पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 7 लेकर दे रहा है आपको लेवलिंग ऑफ GM फूड्स, यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं उनकी लेवलिंग के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा कि इनकी लेवलिंग को कौन रेगुलेट करता है, तो FSSAI करता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेगुलेशन 2020 के तहत, पहली चीज़। इसके अलावा अगर डेटा याद रख लेना, ये आपसे भैया पूछा जा सकता है। वैसे बहुत डिफिकल्ट लेवल का सवाल बनेगा तभी ये चीज़ पूछी जाएगी, मॉडरेट लेवल के सवाल में तो ये चीज़ें नहीं आने वाली। ठीक है, इसकी जो GM है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और डिस्प्ले करना रहता है, कंटेंट पे लिखा रहता है GMO और GM, ऐसा लिखा रहता है ये। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड GM फूड, यहाँ पे क्या है ये देख लो थोड़ा सा। देखो नेचुरली ग्रो करवाना बिना किसी केमिकल के, ये तो ऑर्गेनिक फूड होता है, और DNA में कोई बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अंतर ला देना, ये GM फूड होता है। केमिकल यूज किस में किए जाते हैं? ऑर्गेनिक फूड में बिल्कुल नहीं।
इसमें कभी कभी ज़रूरत इनकी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी जो नॉर्मल हम खेती करते हैं उससे तो कमी होती है। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक फूड है ना, लो टू मॉडरेट होते हैं, और ये भैया मेरे हाई होते हैं, और ये कॉस्ट में लिखा है एक्सपेंसिव होते हैं, और ये रिलेटिवली चीपर होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक फूड याद रखना सेफ़ हैं और केमिकल फ्री हैं, और ये भाई डिबेट होती रहती है इन पे कि बायो सेफ्टी का इनमें इशू है कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं है, कुछ कहते हैं नहीं है। इसके अलावा ऑर्गेनिक जो फूड है इनके लिए 3 एजेंसी हमको देखने को मिलती है। एनपीओपी जो कि एक्सपोर्ट देखती है, पीजीएस ये लोकल मार्केट को देखती है, एफएसएसएआई ये तो हमको देती है सर्टिफिकेट, जीईएसी और एफएसएसएआई। ठीक है, जीईएसी को मैंने आपको बताया था कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं उनका इसको गेट कीपर कहा जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे और देख लो लोगो, यहाँ पे जैविक भारत लिखा रहता है, यहाँ पे जीएमओ लेबल लिखा रहता है। ठीक है, कंज्यूमर्स की डिमांड ये बढ़ रही है लगातार, और ये अभी कंट्रोवर्सी में, इसको आप याद रखना। ठीक है, अभी अपने देश इंडिया और यूएसए के बीच में जो तकरार चल रही है ना, वो इसी चीज़ को लेकर के चल रही है कि जो यूएस है ना वो चाहता है कि इंडियन जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसमें उसको एक्सेस दे दिया जाए। और याद रखना उनके यहाँ पे ये जो जीएम फूड हैं ये बिल्कुल इतने ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और वो चाहते हैं कि इंडियन मार्केट में इनको एक्सेस दे दिया जाए, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं। अगर ये आ गए तो मेरे भाई इंडिया में जो एग्रीकल्चर होती है ना उससे भी सस्ते मिलेंगे जी, तो इंडियन फार्मर्स की हालत हो जाएगी ख़राब। इसीलिए हम लोगों ने उसको मना कर दिया है। इसी वजह से वो हमारे साथ ट्रेड डील नहीं कर रहा है, और ट्रेड डील न करने की वजह से उसने हम पर टैरिफ लगा दिए और रीज़न बना दिया कि हम लोग रसिया से जो कच्चा ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है वो हम खरीद रहे हैं, जबकि वो खुद खरीदते हैं वहाँ से। पूरा यूरोप खरीदता है, हमसे भी ज़्यादा चाइना खरीदता है, लेकिन उनके साथ वो ट्रेड डील कर रहा है, हमारे साथ नहीं कर रहा है। तो लेकिन ये पूरी की पूरी जो कहानी है ना वो जीएम फूड को लेकर के ही है। ठीक है, चलो खैर ये अलग बात है, हमारे चैप्टर का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया। इसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इंटरनेशनल रेगुलेशंस कुछ यहाँ पे बने हुए हैं, उनको हम देखते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, कल मैंने आपको पढ़ाया था सीएसी टॉपिक 2 में बताया था। ये गाइडलाइन बनाता है किसके लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है उनके और सेफ्टी के लिए गाइडलाइंस बनाता है। इसके अलावा एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक एक्सपर्ट कमेटी रहती है, एक तरीके से कंसल्ट करती है बायोटेक्नोलॉजी फूड के बारे में। ठीक है, इसके अलावा यूएसडीए एंड एफडीए मैंने आपको बता दिए थे, ये ब्रिटिश का कानून है फूड को लेकर के, और ये यूएस का है। ठीक है, ये अप्रूव करते हैं जीएम फूड्स को यूएस में। ठीक है, और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, इनके लिए भी कुछ रेगुलेशन लेवलिंग पॉलिसीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा वेरी स्ट्रिक्ट, तो इनके रेगुलेशन जीएम फूड को लेकर के अभी सबसे हाईएस्ट हैं। ठीक है, अपने पूरी दुनिया में। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। चलो इसके बाद, अच्छा ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक फ्यूचर स्कोप लिखा हुआ है, तुम्हारे पढ़ने की चीज़ है, पढ़ लेना इसको। इसके बाद ये रिवीजन चीट सीट है, इसको पढ़ लेना। रेगुलेशन ईयर, सारी की सारी चीज़ें ये आपके लिए है, सब कुछ है आपके लिए, और जहाँ पे आप आसानी से इनको रिवाइज कर सकते हो। ये निष्कर्ष है आपके सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग है, यहाँ पे रेगिस्तान का लोगो है यहाँ। ठीक है, चलिए तो ये हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा मेन काम है इनके एमसीक्यूज़ को करना, तो टेंशन मत लेना, जैसे इसको हमने तैयार कराया वैसे ही आपको एमसीक्यूज़ भी तैयार कराएंगे सारे के सारे। ठीक है, टेंशन मत लो, पढ़ते रहो।